हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे और इस बीमारी के दौर में आप अपने को सुरक्षित रखें, ये मेरी कामना है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 12th की इंटरमीडिएट की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये हमारे क्लास 12th के बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और साथ ही साथ में ये जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज के चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी फिजिक्स के अनुसार ये चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में, क्योंकि याद रखिएगा न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश के पास कण प्रकृति होती है और हाइगेंस ने कहा था प्रकाश के पास तरंग प्रकृति है। इन दोनों में मतभेद भी रहा। आज के जमाने में हम लोगों को पता है कि प्रकाश के पास दोनों प्रकृतियां हैं, कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। इसलिए हम आजकल प्रकाश को द्वैत प्रकृति मानते हैं या प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। लेकिन पहले ये बात स्पष्ट नहीं थी। उस स्थिति में इन दोनों के बीच में मतभेद भी था कि प्रकाश कण प्रकृति का है या फिर तरंग प्रकृति का है। प्रकाश को तरंग प्रकृति का कहने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे हाइगेंस। तो आज हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत को विस्तार से पढ़ने वाले हैं और उससे पहले जो हाइगेंस के सिद्धांत को समझने के लिए आवश्यक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमें समझना है वो है तरंगाग्र। तो सबसे पहले तरंगाग्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट, हम सबसे पहले वेव फ्रंट को समझेंगे। उसके बाद में हाइगेंस का जो प्रिंसिपल था प्रकाश के बारे में जो उन्होंने दिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दिमाग में एक थीम क्लियर करके चलिएगा कि आप इस चैप्टर में प्रकाश को तरंग के रूप में पढ़ने वाले हैं, बल्कि प्रकाश को तरंग प्रकृति का पढ़ने वाले हैं, ना कि कण प्रकृति का। ऑलरेडी हम लोग कण प्रकृति का प्रकाश पढ़ चुके हैं। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रकाश की घटनाएं पढ़ी, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है। और अगर आप में से किसी ने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। वहां पर आपको सारे चैप्टर्स, जो क्लास 12th की जितनी भी फिजिक्स है, सारे चैप्टर्स आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां पर जा करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये वाला मैं चैप्टर नंबर 10 दोबारा शूट कर रहा हूं आप लोगों की डिमांड पर, तो आप लोग दोबारा इसे देख सकते हैं। अदरवाइज पहले से भी ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो क्लास 12th की पूरी फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर आकर के। तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट सर्च करिएगा, पहले आप चैनल का नाम टाइप करके आप चैनल देखिएगा और चैनल के बाद में आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पर फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। आप चैप्टर वाइज 1 to 1 वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम अब आगे चलते हैं और आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हमें पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कह सकते हैं, वो है वेव फ्रंट, जिसे हिंदी में कहें तो तरंगाग्र कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले तरंगाग्र पढ़ेंगे, तरंगाग्र के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद में हाइगेंस प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले क्या, तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र की बात करते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ओके, वेव फ्रंट का मतलब होता है तरंगाग्र। अब देखते हैं आखिर ये तरंगाग्र होता क्या है, समझने का प्रयास करिए। हाइगेंस ने कहा कि जब किसी भी माध्यम में तरंगें चलती हैं, जब किसी भी माध्यम में तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। भाई ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जो लैंग्वेज बोल जाऊंगा उससे आपको समझ में नहीं आने वाला, मैं आपको फील करके समझाऊंगा। और अगर आप फीलिंग के साथ में फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और फील मैं करवाऊंगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप फील करके फिजिक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो फिजिक्स से प्यार करने के लिए हो जाइए रेडी, और हम समझते हैं आज के टॉपिक को, तरंगाग्र को। ठीक है, तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र क्या है? तो हाइगेंस ने कहा कि जब किसी माध्यम में तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं।
अब ध्यान से समझना, जैसे मान लिया कि मैंने यहां पर एक रस्सी पकड़ी और आप उधर साइड में आप अपनी तरफ रस्सी पकड़े हैं। मान लो कि दो लोग रस्सी पकड़े हैं बीच में, ठीक है। तो जब रस्सी पकड़ते हैं तो रस्सी को जब हम ऊपर नीचे एक बार ऐसे करेंगे तो रस्सी की तरंग इस तरह से होती हुई आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब तरंग चल रही होती है तो तरंग में होता क्या है कि रस्सी का कण ऊपर जाता है, रस्सी ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। क्या कण विस्थापित होता है? यहां वाली जो रस्सी के जो भी कण होंगे वो क्या वहां पर पहुंच गए हैं? नहीं ना, क्योंकि यहां पर हुआ क्या है, सिर्फ रस्सी के कण कंपन किए हैं, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे किया। इसी को तो हम तरंग बोल रहे हैं। रस्सी का कोई कण यहां से वहां तक नहीं जाएगा, बल्कि यहां पर केवल कण कंपन कर रहे हैं और जो हमने एनर्जी उस रस्सी को दी है वो एनर्जी ट्रांसफर होती हुई दूसरे किनारे तक पहुंचती है, ना कि वहां से निकलने वाला कण वहां तक पहुंचता है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब है कि जब भी कोई तरंग चलती है तो जिस माध्यम में वो तरंग चलती है उस माध्यम का कण कंपन करता है। जैसे मान लिया यहां पर कोई रस्सी नहीं है, कोई भी रस्सी नहीं है, ठीक है। अब मैंने ऐसे हिलाया, ठीक है, तो क्या कोई तरंग गई वहां तक? नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि यहां पर कोई माध्यम ही नहीं था। जब माध्यम होगा तरंग तो तभी चलेगी ना, माध्यम से ही तरंग चलती है, और तरंग चलती है तो क्या होता है उस माध्यम में? उस माध्यम के कण कंपन करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे वैसे किसी प्रकार का कंपन हो, लेकिन कंपन करते हैं। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यह है कि तरंगाग्र क्या है, इसको डिफिनेशन समझने से पहले सारी बातें आपकी कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए कि जब किसी माध्यम में तरंग चलती है तो क्या होता है, माध्यम के कण कंपन करते हैं। बात क्लियर है? जैसे प्रकाश को हाइगन्स ने तरंग माना है, तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो जिस माध्यम में वो चलता है उस माध्यम के कण भी कंपन करते हैं। मान लिया प्रकाश वायु में चल रहा है तो वायु के कण कंपन करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जिस माध्यम में प्रकाश चलता है या फिर तरंग चलती है उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और हर जगह पर कंपन एक जैसा नहीं होता है। भाई यहां पर हमने जब रस्सी ऐसे हिलाई तो यहां पर कंपन थोड़ा तीव्र गति से होगा, लेकिन किनारे तक पहुंचते हुए उसकी जो कंपन होगा, उन कणों का कंपन होगा थोड़ा कम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि यहां से वहां तक तरंग को पहुंचने में कुछ एनर्जी तो खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे एनर्जी खत्म होती जाएगी और कंपन भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो कहते हैं कि हर जगह का कंपन अलग अलग होगा, हर जगह का कंपन अलग अलग प्रकार का होगा, मतलब हर जगह के कंपन की कला भी अलग अलग होगी, ठीक है। अब समझिएगा तरंगाग्र का मतलब। भैया फील करवा रहा हूं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आप यहां पर फिजिक्स को फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। और मेरा वादा है कि अगर आप यहां पर पढ़ते रहे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी, ठीक है। मैं छोटी से छोटी बात पकड़ करके आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, हम आपको यहां पर समझाते हैं। मान लिया यहां पर हम प्रकाश की ही बात करें कि यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अगर प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश को तरंग अगर हम मान रहे हैं, जो हाइगन्स ने माना है प्रकाश अगर तरंग है, तो इन्होंने कहा जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश जब चलता है तो प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। इस तरह से मान लिया ये तरंग जा रही है प्रकाश की, हर तरफ जाएगी। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो इस तरह से तरंगे जाएंगी, ठीक है। अगर इस तरह से तरंगे जाएंगी तो माध्यम के सारे कण कंपन भी कर रहे होंगे। इधर साइड में तरंग जाएगी तो यहाँ के भी कण कंपन कर रहे होंगे, इधर साइड में तरंग जाएगी तो यहाँ भी तरंग कंपन कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश भाई एक ही दिशा में जाता है। यहाँ पर आप एक बल्ब जला दीजिए तो यहाँ भी जाएगा प्रकाश, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, बहुत सारी करोड़ों की संख्या में तरंगे निकलती है ना प्रकाश की, ठीक है, और वो चल रही होती हैं। तो उन्होंने कहा जब प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में चलेंगी तो उस माध्यम के कण कंपन करेंगे, लेकिन कंपन हर जगह पर समान होता नहीं है, हर जगह पर कंपन समान नहीं होता। याद रखिएगा, यहां पर वाले कण का जो कंपन होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा, और यहां पर वाले कण का जो कंपन होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा, क्योंकि यहां पर यहीं से अभी निकली है, यहां पर पहुंची, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा है इसकी अपेक्षा, यहां पर एनर्जी ज्यादा है, धीरे धीरे गई, और यहां पर एनर्जी कुछ कम हो गई है। तो जब एनर्जी कुछ कम हो जाएगी तो कंपन भी तो अलग हो जाएगा। उतना जैसा यहां पर कंपन हो रहा था वैसा तो यहां पर कंपन नहीं होगा।
लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि यहां वाला कंपन और यहां से जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहां पर जब जाएंगे, यहां वाला जो कण कंपन कर रहा होगा, और साथ ही में यहां से बराबर दूरी पर यहां पर अगर हम पहुंचे तो यहां वाला जो कंपन कर रहा होगा, तो ये सारे के सारे कण एक जैसा ही कंपन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? ये सारे कण एक जैसा कंपन करेंगे। जैसे यहां पर देखें, ये वाला भी कण, ये वाला कण अगर समान दूरी पर है, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर जितने भी कण उपस्थित होंगे वो सारे एक जैसा ही कंपन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला कंपन और ये वाले कंपन और आगे बढ़ते हुए ये वाले कंपन में सब में अंतर होगा। बात क्लियर है? तो हम कह सकते हैं ये वाले सारे कण समान कला में कंपन करते हैं, ये वाले सारे कण समान कला में कंपन करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर बहुत सारी तरंगें अभी और निकल रही होंगी, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे कण उपस्थित होंगे और ये सारे के सारे कण क्या कर रहे होंगे? समान कला में कंपन कर रहे होंगे कि नहीं? फील हो रहा है ये बात? यहां पर उपस्थित सारे कण क्या करेंगे? समान कला में कंपन करेंगे। और अगर सारे कण समान कला में कंपन करेंगे तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जितने भी कण उपस्थित हैं ये समान कला में कंपन कर रहे हैं। ये तो बात क्लियर है। ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ पर जितने भी कण उपस्थित होंगे वो सारे के सारे कण एक समान कला में कंपन करेंगे और इसी पृष्ठ को ही हम तरंगाग्र कहेंगे। तरंगाग्र फील हुआ कुछ? तरंगाग्र कहते किसे हैं? एक ऐसा पृष्ठ ले लीजिए आप जिस पर स्थित सारे के सारे कण, जितने भी कण उस पृष्ठ पर उपस्थित हों वो सारे कण एक जैसा ही कंपन कर रहे हों, समान कला में कंपन कर रहे हों, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम तरंगाग्र कहते हैं। बात समझ में आई? तरंगाग्र क्या है? माध्यम में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। डिफिनेशन तरंगाग्र की क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तरंगाग्र को फील करिए, आप फील करिए। तरंगाग्र ये वृत्ताकार नहीं है, ये गोलाकार है। नहीं समझे आप? यहां पर ये मान लिया बिंदु स्रोत है, बल्ब जल रहा है, तो यहां पर एक तरंग, ये यहां पर तरंग पहुंची तो यहां वाला कण कंपन करेगा, यहां पर तरंग पहुंची तो यहां वाला भी कण कंपन कर रहा है, यहां वाला भी कण कंपन कर रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी, इधर भी। तो बराबर दूरी पर जितने भी कण होंगे ऐसे ही थोड़ी होंगे, इधर साइड में भी तो होंगे, इधर साइड में भी। तो ये पूरा एक गोला बनेगा, वृत्त नहीं बल्कि गोला, एक गोला, गेंद जैसा, चूड़ी जैसा नहीं, चूड़ी वृत्त होता है, गेंद गोला होता है। तो एक पूरा एक गोला बनेगा, वो गोलीय पृष्ठ होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है जब प्रकाश चलेगा किसी माध्यम में तो उस माध्यम के कण कंपन करेंगे। और अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ ले लें, एक ऐसा पृष्ठ ले लें इस प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर जो पृष्ठ होगा वही ऐसा पृष्ठ हो सकता है। अगर हम एक ऐसा पृष्ठ ले लें इस माध्यम के भीतर जिस पृष्ठ पर जितने भी माध्यम के कण उपस्थित हो, सारे कण समान कला में कंपन कर रहे हों, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। और ये काल्पनिक पृष्ठ है, यहां पर हम कोई पृष्ठ रखने वाले नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर एक ऐसा पृष्ठ हो जाए, यहां पर काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। तो मान लिया कि ये अगर प्रकाश स्रोत है, यहां से ये तरंगें निकल रही हैं, यहां से तरंगें निकल रही हैं, तो यहां पर उपस्थित ये सारे के सारे कण एक जैसा कंपन कर रहे हैं। तो ऐसा हमने एक पृष्ठ की कल्पना की कि एक ऐसा पृष्ठ है इसके चारों ओर जिस पर उपस्थित सारे कण एक जैसा ही कंपन कर रहे हैं। तो ये जो पृष्ठ होगा जिस पर उपस्थित माध्यम के सभी कण एक जैसा कंपन कर रहे हैं या फिर समान कला में कंपन कर रहे हैं, उसी को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र की डिफिनेशन क्लियर है ना? तरंगाग्र क्या है? जब किसी माध्यम में तरंगें चलती हैं तो क्या होता है? माध्यम का प्रत्येक कण कंपन करने लगता है और माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन ये लिख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे तरंगाग्र के प्रकार की बात करेंगे, फिर हाइजेंस प्रिंसिपल की भी बात करेंगे। ओके, तो लिखते हैं तरंगाग्र की परिभाषा, लिखेंगे माध्यम में स्थित वह पृष्ठ, माध्यम में स्थित वह पृष्ठ, तो समझ गए ना क्या है तरंगाग्र? मैंने यहां पर लिख दिया है माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है।
और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने नीचे लिखी है, तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ये बात मैं आपको समझाता हूं, फील करवाता हूं, आप हर पॉइंट को मैं फील करवाऊंगा। फिजिक्स को फीलिंग के साथ में ही पढ़ने में मजा है भाई, ऐसे कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो नहीं तो बोरिंग लगेगा, फायदा क्या है। तो हम लोग फिजिक्स को मजे से पढ़ेंगे और डेफिनेटली अगर आप इस चैनल से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स से प्यार हो ही जाएगा, ठीक है भैया। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी बताइएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसे लाइक जरूर करिएगा और इसको भी शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, जिससे वो भी आकर के यहाँ पर फिजिक्स को फीलिंग के साथ में पढ़ सके, ठीक है। आप यहाँ पर पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी पूरी की पूरी फिजिक्स अपलोडेड है चैनल पर। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आपको फिजिक्स का मिल जाएगा हमारे चैनल पर, फीलिंग के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ इसे, आप दोबारा हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है, आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन बचता है, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हम आपको दे देते हैं, आप इंस्टा पर जाइएगा। अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो डेफिनेटली जानते होंगे, आर्या__ लगाना, SIR सर, आर्या_ सर। जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारा अकाउंट मिलेगा, आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग चलते हैं। तुम लोग कह रहे हो देखो प्रमोशन कर रहे हैं अपनी इंस्टा आईडी का, नो मैटर, ठीक है, आर्या_ सर। चलो, तो तरंगाग्र क्या है? माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। कंपन जो तरंगाग्र जो होता है वो सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब इसका क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर बिंदु स्रोत है, इसको मिटा दूंगा, लिख लिया आपने, अगर लिख लिया है स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, उसके बाद में मिटा देता हूं, ठीक है। ओके, मिटा दिया, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको समझ लेते हैं कि तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत आखिर कैसे है। मान लिया यहां पर तरंग स्रोत है, प्रकाश स्रोत है कोई भी, और यहां से प्रकाश स्रोत है, तो यहां से ऐसे तरंगे निकलेंगी, हर दिशा में तरंगे निकलेंगी, ठीक है। तो ये एक गोलीय तरंगाग्र यहां पर एक बन सकता है इस तरह से। यहां इस पृष्ठ पर जितने भी कण उपस्थित होंगे वो सारे सारे कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे, तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। भैया ये गोलीय है, वृत्ताकार नहीं है, गोलीय। मतलब आप समझ सकते हैं ना, गेंद जैसा। गेंद मतलब जो गेंद होता है उसका केंद्र भीतर होगा कहीं ना, उस केंद्र पर कोई मान लिया बिंदु स्रोत रखा है, प्रकाश स्रोत रखा है, तो वहां से हर तरफ तरंगे निकलेंगी। तो वो जो गेंद का जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ को हम कह रहे हैं तरंगाग्र, ठीक है। तो ये गेंद जैसा पृष्ठ है, ये वृत्ताकार नहीं है। मैं बोर्ड पर अब गेंद जैसा ड्रा नहीं कर सकता, दिक्कत तो यही है ना, 3D होता है, ठीक है। तो बात क्लियर है, गेंद जैसा कोई पृष्ठ है। अब यहां पर देखेंगे, तरंग यहां से निकली, और जो तरंग यहां से निकली वो इस दिशा में जा रही है, और जो यहां पर तरंगाग्र है, यहां पर तरंगाग्र किस दिशा में, तरंगाग्र इस दिशा में है। ध्यान से देखिए, आप ब्लैक मार्कर से दिखा देते हैं। ये तरंगाग्र की दिशा है, ये तरंग के चलने की दिशा है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। ये तरंग के चलने की दिशा है और यहां पर ये तरंगाग्र की दिशा है। यहां पर एंगल क्या है, 90 डिग्री। यहां पर ध्यान से देखिए, ये है तरंगाग्र और इसके चलने की दिशा ये है, दोनों के बीच में डिग्री कितनी है, 90 डिग्री। मतलब है कि तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, 90 अंश पर होता है। तरंग संचरण की दिशा ये, तरंगाग्र ऐसे, तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है तरंगाग्र, या फिर जो तरंग है वो तरंगाग्र के लंबवत चलती है। बात एक ही बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको तरंगाग्र तो फील हो गया होगा, लेकिन अब समझते हैं तरंगाग्र के प्रकार। आखिर तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो मुख्यतः बताया जाता है भाई कि तरंगाग्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्रकार की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रकार कहा जाता है गोलीय तरंगाग्र, जो अभी तक हम लोग गोलीय तरंगाग्र को ही समझ करके फील कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहां पर पहले लिख देते हैं गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र इंग्लिश में बोले तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, ओके। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की अगर हम बात करें भाई,
स्फेरिकल वेवफ्रंट की बात करें तो ये कैसा होता है, सिंपल सी बात है, ये गोलाकार होगा। जैसे अभी तक हमने देखा है कि अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, देखिए तरंगाग्र का प्रकार डिपेंड किस पर करता है, प्रकाश स्रोत पर। प्रकाश स्रोत अगर बिंदुवत है तो तरंगाग्र दूसरे टाइप का होगा, मतलब गोलीय तरंगाग्र होगा। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत नहीं है, अन्य प्रकार का है, तो तरंगाग्र भी अन्य प्रकार का बनेगा। तो हम यही देखेंगे कि तरंगाग्र हमारा डिपेंड करता है किस पर, तरंग स्रोत पर। ठीक है, जैसा तरंग स्रोत होगा, जैसा प्रकाश स्रोत होगा, वैसा ही उसका तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, गोलीय तरंगाग्र क्या है। गोलीय तरंगाग्र कब बनेगा, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा, जैसे अभी हमने बात की थी। जब प्रकाश स्रोत कैसा होता है, बिंदुवत होता है। लिख देता हूं यहां पे मैं, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है। कैसा हो, बिंदुवत होता है। भैया जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र कैसा बनेगा, याद रखिए ऐसी स्थिति में तरंगाग्र गोलीय बनता है। ठीक है, और याद रखिएगा इस चैप्टर के अगर आप पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, फिर मैं आपको सब पहुंचा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। अपने आप अगर नोट्स बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते नहीं हैं, वो कहते हैं आलसी इंसान है, बहुत सारे बच्चे आलसी होते हैं। अब बहुत लोग गुस्सा गए होंगे हमसे कि लोग हमसे आलसी कह रहे हैं। भैया बहुत सारे होते हैं ना, मैं भी था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, मुझे गाली देना है दे लो तुम, ठीक है कोई बात नहीं है, गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, तो आप इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी पहुंचा दूंगा। अगर आप आलसी हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी पीडीएफ भी। मैं आपको इंस्टा पर जब आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा और उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, गोलीय तरंगाग्र क्या है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र गोलीय हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रकाश स्रोत को हमने बिंदुवत माना तो यहाँ से तरंगे हर दिशा में चलेंगी, तो इससे जो तरंगाग्र बनेगा वो गोलीय तरंगाग्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने वाली जो तरंग होगी, यहाँ पर पहुँचने वाली तरंग समान दूरी तय करेगी, और जब समान दूरी तय करेगी तो यहाँ पर होने वाले सभी कणों के कंपन भी समान होंगे, तो इसको हम तरंगाग्र कहेंगे। लेकिन ये तरंगाग्र देख रहे हैं कैसा बन रहा है, गोलीय बन रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। बात क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो तरंगाग्र गोलीय कब होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। सिंपल सी बात है, इस तरह से बहुत सारी तरंगें निकल रही होंगी, मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये तरंगाग्र गोलीय कब होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, दूसरा प्रकार का तरंगाग्र कौन सा है। तो दूसरा प्रकार का तरंगाग्र होता है बेलनाकार तरंगाग्र। अब देखते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है भैया, कब बनेगा बेलनाकार तरंगाग्र, इसके लिए प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए। देखो गोलीय तरंगाग्र के लिए प्रकाश स्रोत कैसा था, बिंदुवत। ठीक है, लेकिन बेलनाकार तरंगाग्र तब बनेगा जब प्रकाश स्रोत सरल रेखीय होता है, या फिर हम केवल इसे रेखीय प्रकाश स्रोत बोले। रेखीय प्रकाश स्रोत अगर है, रेखीय प्रकाश स्रोत है, तो भैया जो तरंगाग्र बनेगा उसका वो बेलनाकार बनेगा। अब आप समझें कैसे। रेखीय प्रकाश स्रोत का मतलब है कोई प्रकाश जो है वो रेखा से निकल रहा है। रेखा मतलब एग्जांपल ले सकते हैं आप, ट्यूबलाइट। आप देखे होंगे ट्यूबलाइट लंबी सी जो होती है, ठीक है, लंबी सी होती है, तो वो एक रेखा में प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट का जो प्रकाश होता है वो रेखीय प्रकाश हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, और उससे जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा तरंगाग्र होगा, वो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारा ट्यूबलाइट है। ठीक है, यहां से प्रकाश निकलेगा, यहां से प्रकाश निकलेगा तो ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, हर दिशा में निकलेगा, ऐसे ऐसे ऊपर की भी ओर। ठीक है, निकलेगा कि नहीं, ऊपर की भी ओर, नीचे की भी ओर, ये प्रकाश इस तरह से निकल रहा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा ऊपर ही नीचे नहीं, जैसे ये ट्यूबलाइट भैया नीचे और ऊपर ही प्रकाश तो निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, आपकी भी और हमारी ओर भी, हर तरफ निकल रहा होगा ना प्रकाश।
तो ये देखिए यहां पर प्रकाश यहां पर ऐसे 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 हर नीचे ऊपर सब कहीं निकल रहा होगा। तो एक ये पृष्ठ है और ये पूरा पृष्ठ ऊपर से नीचे तक ये पूरा पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ बनेगा जहां पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करेंगे, वो तरंगाग्र बनेगा। और ये तरंगाग्र जो बनेगा, ये तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय नहीं होगा। आपकी बार ये तरंगाग्र जो है ये एक लाइन में ये प्रकाश ऐसे निकल रहा है, यहां से भी, 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो तरंगाग्र बन रहा है ये तरंगाग्र कैसा है? बेलनाकार तरंगाग्र है, ठीक है। तो यहां पर जो तरंगाग्र बन रहा है हमारा, ये तरंगाग्र मान लिया यहां पर पहुंचने वाले सभी कण एक जैसा ही कंपन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? यहां पर पहुंचने वाले सभी कण एक जैसा कंपन कर रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर साइड में, ये भीतर साइड में, अब कैसे मैं लाइन खींच सकता हूं, ठीक है। तो वहां पर सभी कण एक जैसा कंपन कर रहे होंगे, तो इस प्रकार के जो कंपन कर रहे होंगे कण, इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे? तरंगाग्र तो बोलेंगे ही, लेकिन ये तरंगाग्र बना कैसा है? बेलनाकार तरंगाग्र बना है। तो ये बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। तो बात क्लियर है ना? जब रेखीय प्रकाश स्रोत होगा तो ऐसी स्थिति में तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार तरंगाग्र होगा। बात क्लियर है? इसके बाद में तीसरे तरंगाग्र की बात करते हैं। इसको आपको इसमें क्या नोट करना है यार, ठीक है। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते, तीसरा जो प्रकाश स्रोत होता है, तरंगाग्र होता है, वो होता है समतल तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, प्लेन वेव फ्रंट कैसा होता है? मतलब है समतल तरंगाग्र, जैसे बिल्कुल बराबर वाला समतल। आप समझते हैं ना, कोई भी बुक ले लो, मान लिया डस्टर है तो डस्टर का ये पृष्ठ जो है वो समतल बोला जाता है। तो इस प्रकार का, अभी हमने गोलीय तरंगाग्र की बात की, ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर हमने बेलनाकार तरंगाग्र की बात की। अब हम बोल रहे हैं समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र कब बनेगा? तो सिंपल सी बात है, समतल तरंगाग्र के लिए तरंगे जो हैं वो समांतर होनी चाहिए एक दूसरे के। जैसे अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा तो ये सारी तरंगे समांतर तो नहीं थी, ये दोनों तरंगे क्या समांतर कही जाएंगी? नहीं कही जाएंगी। तो बिंदु स्रोत से तो समांतर बन ही नहीं सकता है। समांतर तरंगाग्र हम कब कहेंगे कि समतल तरंगाग्र कब बनेगा? जब प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे यहाँ से बहुत सारी प्रकाश किरणें जा रही हैं, ऐसे भी जा रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यहाँ पर अगर हम कोई प्लेट रख दें तो उस प्लेट पर जितने भी प्रकाश किरणें पड़ेंगी वहाँ पर एक जैसा ही कंपन होगा। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पर ये प्लेट रख दें तो ये प्लेट का जो तल होगा ना, ये तल होगा जो प्लेट का, इसको रख देते हैं। मान लिया यहाँ से बहुत सारी बंचेस ऑफ लाइट रेज जा रही हैं, बहुत सारी प्रकाश तरंगे जा रही हैं, ठीक है। उस प्रकाश तरंगे जा रही हैं और बिल्कुल समांतर एक दूसरे के, और मैंने यहाँ पर आकर के प्लेट रख दी। तो ये जो प्लेट का पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ इमेजिन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये प्लेट का जो पृष्ठ है इसी को हम तरंगाग्र कहेंगे, और प्लेट का पृष्ठ कैसा होगा? बिल्कुल समतल होगा, ठीक है। तो इसे समतल तरंगाग्र कहेंगे। तो समतल तरंगाग्र बनेगा कब? जब प्रकाश किरणें अनंत से आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि भैया समांतर प्रकाश किरणें ही बना सकती हैं। समांतर जब प्रकाश किरणें होती हैं तभी तो समतल तरंगाग्र बनेगा। लेकिन समांतर प्रकाश किरणें कब मिलेंगी? जब प्रकाश स्रोत अनंत पर होता है तो प्रकाश किरणें, प्रकाश तरंगे जो हैं वो समांतर एक दूसरे के आती हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक और तरीका है हम लोगों का बनाने का, तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश स्रोत अनंत पर हो, ठीक है। क्या? जब प्रकाश स्रोत कहाँ हो? अनंत पर हो। अगर प्रकाश स्रोत अनंत पर है तो अनंत से आ रही होंगी जो भी प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं वो आते आते एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, लगभग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो समांतर किरणें आती हैं या फिर तरंगे आती हैं, इनसे जो वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट कैसा होता है? तो वो वेव फ्रंट होता है प्लेन वेव फ्रंट, जिसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। बात क्लियर है ना? तो समतल तरंगाग्र कब होगा? जब प्रकाश स्रोत अनंत पर होगा, और अनंत पर तो हम प्रकाश स्रोत रख ही नहीं सकते। जैसे हम मान लें कि एक दूसरे से समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो जब ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो यहां पर आप एक प्लेट रख दीजिए, ऐसे ऐसे, तो वही प्लेट का जो तल होगा वही तो तरंगाग्र कहा जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, इसको बंद करो यार, ठीक है। ये इस तरह से मैंने एक प्लेट रख दी, ठीक है। तो ये जो प्लेट का तल है ये समतल तरंगाग्र कहा जाएगा। तो ये समतल तरंगाग्र होगा। लेकिन ये समांतर
तरंगे आएंगी कैसे? जब अनंत पर प्रकाश होगा, और अनंत पर प्रकाश रखेंगे तो यहां पर आते आते प्रकाश खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर कम प्रकाश कम तीव्रता का है तो यहां पर एक जुगाड़ होता है। और जुगाड़ क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहां पर बिंदु स्रोत प्रकाश लेते हैं, बिंदु स्रोत प्रकाश लेते हैं तो प्रकाश तरंगे ऐसे चलती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर तो नहीं है। लेकिन हमें पता है कि एक दूसरे के समांतर हम बना सकते हैं इनको। कैसे? अगर हम उत्तल लेंस रख लें सामने, और आपने पढ़ा होगा उत्तल लेंस की क्वालिटी, जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो वो अंदर की ओर अपवर्तित हो जाती हैं भैया, ठीक है। और अगर ये प्रकाश किरणें जहां से निकल रही हैं वो फोकस से निकल करके जा रही हैं, उत्तल लेंस पर आपतित हो रही हैं, तो उत्तल लेंस क्या करता है? इनको समांतर कर देता है, इनको समांतर कर देता है कि नहीं कर देता है? तो यहां पर क्या किया गया कि यहां पर जो प्रकाश स्रोत था वो उत्तल लेंस के फोकस पॉइंट पर रख दिया गया। और प्रकाश स्रोत को जब उत्तल लेंस के फोकस पॉइंट पर रखा जाएगा तो उत्तल लेंस से जितनी भी प्रकाश किरणें निकलेंगी वो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, और ये समांतर हो जाएगा। तो इधर साइड में हम देखेंगे तरंगाग्र कैसा होगा, तो इधर साइड में तरंगाग्र तो गोलीय रहा होगा, गोलीय रहेगा। सिंपल सी बात है, गोलीय है, क्योंकि प्रकाश स्रोत कैसा? बिंदुवत, तो प्रकाश स्रोत गोलीय है। लेकिन लेंस के उधर साइड में जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा? समतल तरंगाग्र होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समान, अब सारी किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो यहां पर जो तरंगाग्र बन रहा है वो समतल तरंगाग्र बन रहा है, ठीक है। यहां पर गोलीय इधर साइड में, उधर साइड में समतल तरंगाग्र बन रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र किसी भी माध्यम में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है, और ऐसा पृष्ठ है जिस पर जितने भी कण उपस्थित हों वो सारे के सारे कण एक जैसा ही या फिर इस समान कला में कंपन करते हैं। उसी पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार का है। नंबर 1 कौन सा था? नंबर 1 गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र कब बनता है? जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो। दूसरा तरंगाग्र है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र कब बनता है? जब प्रकाश स्रोत रेखीय हो। और तीसरा है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र कब बनेगा? जब प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित हो, ठीक है, अनंत पर स्थित हो तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत बनेगा, या फिर प्रकाश तरंगे एक दूसरे के समांतर जा रही हो तभी हमारा समतल तरंगाग्र बनता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके बाद में हम लोग हाइगेंस के प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं और उसके बाद में क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। और देखिए मेन चीज, ये टॉपिक मेन था, तरंगाग्र को समझना मेन था। अगर आप तरंगाग्र नहीं समझ पाएंगे तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने तरंगाग्र को समझाने में कुछ ज्यादा समय लिया है। मैं जानता हूं मैंने बहुत ज्यादा समय लिया है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी था आपके लिए, ठीक है, इसको फील करना। अगर आपने फील कर लिया तो डेफिनेटली आप आगे अच्छे से इस चैप्टर को पूरा समझ पाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको फिजिक्स बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, बस मेरा भी सपोर्ट आप लोग करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि वो भी आएँ और यहाँ पर फील करके पढ़ सकें, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाइगेंस का प्रिंसिपल। हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में क्या क्या बातें कही हैं इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तरंगाग्र के बारे में मेरे ख्याल से आपके अब कोई प्रश्न नहीं रहे होंगे। अगर अब भी कोई प्रश्न है तो आप इंस्टा पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मैंने बताया इंस्टा आईडी क्या है, आर्या_सर। आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत या हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत, ठीक है। हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत, ठीक है भैया। हाइगेंस ने क्या बताया था? हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना है, और ये तरंगे आगे किस तरह से बढ़ती हैं उसके बारे में हाइगेंस ने अपना सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत को ही हम लोग हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत कहते हैं, या फिर हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत कहते हैं, या फिर हाइगेंस का प्रकाश सिद्धांत कहते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हैं, बात सब एक जैसी ही है, ठीक है। अब हाइगेंस का सिद्धांत क्या है इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में भैया 2 बातें कही हैं। शायद 1676 के करीब ये सिद्धांत उन्होंने अपना प्रतिपादित किया था, और उन्होंने 3 बातें कही हैं, 3 बातें कही हैं। कितनी? 3 बातें। और तीनों बातें एक एक करके हम लोग समझते हैं, आप अच्छे से हाइगेंस के सिद्धांत को समझ पाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहली बात,
हाइगेंस ने क्या कहा? सबसे पहली बात हाइगेंस ने ये कही, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। पहली बात में उन्होंने क्या बोला है? तरंगाग्र की परिभाषा को डिफाइन किया है। उन्होंने पहले अपने पॉइंट में क्या बोला? तरंगाग्र की परिभाषा को डिफाइन किया और बताया तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। यही सबसे पहले जो अभी हम लोग तरंगाग्र की परिभाषा लिखे हैं, हाइगेंस का पहला पॉइंट भी यही है। पहला पॉइंट तरंग इनका क्या हो जाएगा? अब आप बता ही सकते हैं क्या हो सकता है कि जब किसी माध्यम में तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब इतना क्लियर हो गया होगा कि पहले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है? केवल और केवल तरंगाग्र की परिभाषा यार बताई है, तरंगाग्र के बारे में इन्होंने बताया अपने पहले पॉइंट में। अब बचते हैं 2 पॉइंट, उनको सीख लेते हैं क्योंकि पहले पॉइंट को हम लोग बहुत विस्तार से पढ़े, इसको अब विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट उनका क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट बताया कि जो तरंगाग्र होता है हमारा, जो तरंगाग्र पहले पॉइंट में उन्होंने डिफिनेशन दी है, वो जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र पर जितने भी कण उपस्थित होते हैं माध्यम के, वो सारे के सारे माध्यम के कण एक नए प्रकाश स्रोत का या एक नए तरंग स्रोत का व्यवहार करते हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको फील करिए, आप समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है और इसको मानना है आपको। ठीक है, क्या कहा है ये समझ लेना है। कहा क्या, इनके कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लिया एक प्रकाश स्रोत है, ये क्या है? प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है। यहां से प्रकाश स्रोत से ये तरंगे चलेंगी, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इधर भी चलेंगी। हम हाफ ऐसे ऐसे एक तरंग, ये तरंगाग्र बनेगा, ये पूरा तरंगाग्र बनेगा। हम आधा तरंगाग्र बना के दिखाते हैं, एक साइड वाला, कि इधर साइड में ऐसे तरंगाग्र बढ़ रहा है। ठीक है, एक्चुअल ये तरंगाग्र है भैया, होगा कि नहीं होगा? ऐसे एक तरंगाग्र होगा, ये तरंगाग्र है, एक साइड में पूरा अगर होगा, चारों तरफ निकल रही होंगी तो पूरा होगा। मैंने आधा बनाया। ये जो तरंगाग्र है, इन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या कहा? पहले वाले में तो इन्होंने तरंगाग्र की परिभाषा कही है, दूसरे वाले में क्या कहा है? इन्होंने कहा कि जो तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण उपस्थित होंगे, जितने भी माध्यम के कण उपस्थित होंगे, सारे कंपन तो कर ही रहे होंगे, लेकिन ये सारे के सारे माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे एक ये प्रकाश स्रोत था, एक ये तरंग स्रोत था, अब ये सारे के सारे एक अपने स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। जैसे यहां से सारी तरंगें निकल रही थी चारों दिशाओं में, अब यहां से भी सारी तरंगें चारों दिशाओं में निकलना शुरू हो जाएंगी। ये भैया हाइगेंस का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ठीक है, हाइगेंस ने कहा कि जो तरंगाग्र पर जितने भी कण उपस्थित होते हैं ना, वो सारे के सारे कण एक नए तरंग स्रोत का व्यवहार करते हैं। जैसे ये एक तरंग स्रोत है, ये एक प्रकाश स्रोत है, इससे हर जगह हर तरफ से किरणें निकल रही हैं, प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। उसी प्रकार तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे, वो सारे के सारे कण एक नए प्रकाश स्रोत का व्यवहार करेंगे, इनसे भी हर दिशा में तरंगें निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये बोला है उन्होंने, ये मानना पड़ेगा आपको। उन्होंने बोला है कि हमारे सिद्धांत को अगर पढ़ना है तो ये आप मेरी बात को मानिए, तो मान लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन इन तरंगों को इन्होंने द्वितीयक तरंगिकाएं कहा। क्या बोला? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा। इन तरंगों को बोला है द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं, बात समझिए। इन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या कहा है? दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि जब किसी तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम के जितने भी कण होते हैं, वो सभी कण एक नए तरंग स्रोत का व्यवहार करते हैं, इनसे भी हर दिशा में तरंगें निकलना शुरू हो जाती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? वो पहले वाले की ही बराबर होती है। तरंग, इन द्वितीय तरंगिकाओं की स्पीड तरंग की स्पीड के भी बराबर होती है। जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रही थी, उसी स्पीड से ये भी आगे बढ़ेंगी भाई।
इनकी स्पीड कम नहीं होगी। अगर माध्यम चेंज नहीं हुआ है तो स्पीड कम नहीं होगी, माध्यम चेंज हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। वायु से कांच में जाएगा तो स्पीड बदलेगी, लेकिन अगर एक ही माध्यम में सब चल रही हैं तो इनकी स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। द्वितीयक तरंगिकाएं भी उसी वेग से, उसी स्पीड से आगे चलती हैं। बात क्लियर? उन्होंने पहले पॉइंट में क्या कहा था, तरंगाग्र की पूरी परिभाषा लिख लेना। आपको लिख लेना है, मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूं, मैं बोलूंगा, आपको नोट्स तैयार करने हैं तो लिख लीजिएगा। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, आलसी हैं, तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो करिए, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। और वहां पर जा करके आप आसानी से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इंस्टा आईडी पता है आपको, आर्या_सर। ओके, चलो, तो मैंने क्या बोला है, मैंने आपको समझाया कि हाइगेंस ने पहले सिद्धांत में अपने तरंगाग्र की परिभाषा लिखी। दूसरे बात में, दूसरे पॉइंट में क्या कहा है कि तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे पुनः सभी दिशाओं में तरंगे निकलने लगती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक है। और इनका वेग प्रारंभिक तरंगों के वेग के ही समान होते हैं, मतलब ये उसी वेग से आगे बढ़ती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं भी उसी वेग से आगे बढ़ती हैं। तो आप अगर लिखना चाहते हो तो लिखिए, मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट करिएगा, ठीक है। नंबर 2 में, नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत डालेंगे। नंबर 1 में जो पूरी तरंगाग्र की परिभाषा लिख लेनी है। नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, तरंगाग्र, जो नंबर 2 में आप क्या लिखने वाले हैं, हाइगेंस के अनुसार क्या लिखेंगे, हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का व्यवहार करता है, जिनसे पुनः सभी दिशाओं में तरंगे निकलने लगती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं भी प्रारंभिक तरंगों के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। बस हो गया ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये द्वितीयक तरंगिकाएं भी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है, हाइगेंस के सिद्धांत का तीसरा पॉइंट क्या है, और बस 3 ही बातें, इन तीनों को पढ़ लेनी है, ठीक है। पहली बात हम लोग समझ चुके हैं, दूसरी बात समझ चुके हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, हाइगेंस के सिद्धांत का थर्ड पॉइंट। ओके, तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ये भी तो अपने तरंगाग्र बना रहे होंगे। सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए आप, ये प्रकाश स्रोत है, यहां से तरंगे निकल रही हैं, ठीक है। तो ये एक तरंगाग्र बन रहा है, मान लिया ये एक तरंगाग्र बन रहा है, ठीक है। अब इस तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण उपस्थित हैं, वो सारे एक नए तरंग स्रोत का व्यवहार कर रहे हैं। तो इनसे भी तरंगे निकल रही हैं, ऐसे सभी दिशाओं में निकल रही हैं, मैं केवल एक ही दिशा में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये भी तो अपने तरंगाग्र बनाएंगे, ये भी अपना तरंगाग्र बनाएगा, ये भी अपना तरंगाग्र बनाएगा, ये भी अपना तरंगाग्र बनाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन तीसरे पॉइंट में अब ये क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। तीसरे पॉइंट में बोला कि अगर हम कुछ समय पश्चात इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप खींचें, अन्वालोप का मतलब क्या होता है, टेंजेंट स्पर्शज्या, समझिए जरा, ये अन्वालोप है, एक ये, इनको, इन सभी तरंगाग्र, इनके छोटे छोटे जो तरंगाग्र बन रहे हैं, इन छोटे छोटे तरंगाग्रों का अगर स्पर्श करती हुई कोई भी पथ खींचें, तो ये जो गमन पथ है, ये जो अन्वालोप है, इस अन्वालोप को हम इस तरंगाग्र की नई स्थिति कह सकते हैं, एक नया तरंगाग्र। इसका पहला तरंगाग्र ये और इसका दूसरा तरंगाग्र ये बना, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो तरंगाग्र हैं, ये छोटे छोटे वाले, ये तरंगाग्र तो इसके हैं। हम इसकी बात करें तो इसका तरंगाग्र ये और इसका दूसरा तरंगाग्र ये है, ठीक है। तो दूसरा तरंगाग्र, इन्होंने कहा कि कोई प्रकाश स्रोत है, उसका तरंगाग्र बना, फिर आगे एक तरंगाग्र बनेगा, फिर आगे एक तरंगाग्र बनेगा, जैसे ये तरंगाग्र बना, फिर एक आगे तरंगाग्र बनेगा, फिर आगे तरंगाग्र, क्योंकि यहां पर भी जितने भी कण उपस्थित होंगे उससे भी द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी, तो फिर आगे एक तरंगाग्र बनेगा। जैसे यहाँ पर मान लिया ये है, बहुत सारे कण उपस्थित है, तो यहाँ से भी तरंगे निकलेंगे, यहाँ से भी तरंगे निकलेंगे, यहाँ से भी तरंगे निकलेंगे, इस तरह से, ठीक है। मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इनका छोटे छोटे तरंगाग्र फिर बनेंगे, ऐसे, फिर इनका जो एक अन्वालोप खींचेंगे तो ये एक नया तरंगाग्र बन गया, तो ये तरंगाग्र, फिर ये तरंगाग्र, फिर ये तरंगाग्र, ऐसे। मतलब है कि हाइगेंस ने कहा है कि प्रकाश किरण के रूप में आगे नहीं बढ़ता है,
प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तरंगे होती हैं और इनका तरंगाग्र आगे बढ़ रहा होता है, छोटा तरंगाग्र, और धीरे धीरे ये तरंगाग्र फैलता जा रहा है और बहुत बड़े सब कहीं फैलता जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि तरंगाग्र जो है वो मतलब जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। बात क्लियर है? हाँ, तो यहां पर अब देख पा रहे हैं कि तीसरा पॉइंट इनका क्या है। इन्होंने कहा कि अगर हम कुछ समय के पश्चात इन द्वितीयक तरंगिकाएं, ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अगर हम अन्वालोप खींचें, ये अन्वालोप खींचें, तो ये अन्वालोप तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है या फिर एक नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। ठीक है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, इनका एक अन्वालोप खींचें तो एक और नया तरंगाग्र हो गया, इसके आगे फिर एक नया तरंगाग्र बनेगा। तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा, और आप ये लिखिए, नंबर 3 डालिए और लिखिए कि हाइगेंस के अनुसार यदि इन द्वितीयक तरंगिकाओं का कुछ समय पश्चात एक अन्वालोप खींचें, अन्वालोप मैं यहां पर लिख देता हूं, अन्वालोप, ओके, इन द्वितीयक तरंगिकाओं का कुछ समय पश्चात यदि अन्वालोप खींचें तो यह अन्वालोप तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है अथवा एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये इनका तीसरा पॉइंट हो गया, आप लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। इन्होंने हाइगेंस का तरंगा सिद्धांत में ये 3 पॉइंट्स थे। उन्होंने पहले क्या कहा, पहले में तरंगाग्र की परिभाषा क्या बोली थी, तरंगाग्र की परिभाषा, तरंगाग्र की परिभाषा में इन्होंने ये कहा था कि जब किसी माध्यम में तरंगे चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और माध्यम में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है उसे तरंगाग्र कहते हैं, और तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ये पहले पॉइंट में बोला। दूसरे पॉइंट में बोला कि तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिनसे पुनः सभी दिशाओं में तरंगें निकलने लगती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्रारंभिक तरंगों की भांति ही के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। बात क्लियर है? तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि यदि हम कुछ समय पश्चात इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एक अन्वालोप खींचें तो यह अन्वालोप एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई। मेरे ख्याल से आपको ये हाइगेंस का तरंगा सिद्धांत समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हाइगेंस के तरंगा सिद्धांत की सफलताएं और विफलताओं के बारे में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, भैया हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग माना था, लेकिन एक्चुअल में बाद में अनुदैर्ध्य तरंग नहीं निकला। ये हाइगेंस का तरंगा सिद्धांत, ये जो हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश की जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य है, बाद में पता चला कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो हाइगेंस की बात गलत साबित हुई थी। इसके बाद में हाइगेंस ने यह भी कहा था कि माध्यम को चलने के लिए एक मतलब तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना माध्यम के तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी, क्योंकि प्रकाश सूर्य से अगर पृथ्वी पर आ रहा है तो सूर्य से कुछ दूरी, यहाँ पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर तो वायु है, वायु का माध्यम हो सकता है, लेकिन उसके आगे तो कोई वायु भी नहीं है, तो वहां पर तो कोई माध्यम ही नहीं है। तो अगर माध्यम नहीं है तो तरंग वहां से यहाँ तक कैसे आएगी भाई? तरंग अगर नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि भैया कि एक ऐसा माध्यम है जो हर जगह पर मौजूद है, जिसे हम ईथर कहते हैं। तो ईथर एक सर्वव्यापी माध्यम माना गया था, हाइगेंस ने माना था, लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हुई थी। ये आप लोग चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, ये बाद में पता चला कि ये तरंगे जो हैं, जो प्रकाश के तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, तो माध्यम जो ईथर है, इन्होंने कल्पना मात्र की थी ईथर के माध्यम की, वास्तव में ऐसा कोई माध्यम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और बात बता दूं कि हाइगेंस ने अपने सिद्धांत के आधार पर बहुत सारी चीजों की व्याख्या की, जैसे प्रकाश के परावर्तन को भी इन्होंने सिद्ध किया, प्रकाश के अपवर्तन को भी इन्होंने सिद्ध किया। अगले वाली क्लास में हम लोग ये समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को विस्तार से समझेंगे, कैसे सिद्ध किया, इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले समझ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध किया, प्रकाश के अपवर्तन को सिद्ध किया, मैं लिख देता हूं। ठीक है भैया, परावर्तन ये सिद्ध किया जा सका प्रकाश के तरंग का सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, अपवर्तन भी सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में और व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ये भी सिद्ध हो चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ में प्रकाश का विवर्तन, ये भी सिद्ध किया। लेकिन प्रकाश का जो ध्रुवण होता है, प्रकाश का ध्रुवण,
ये सिद्ध नहीं हुआ था। मतलब इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना था, इसलिए इस प्रकाश के ध्रुवण को ये सिद्ध नहीं कर पाए। बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मान करके सिद्ध किया गया और तब ध्रुवण को सिद्ध किया गया। ठीक है, तो प्रकाश को अनुप्रस्थ मान करके ध्रुवण को सिद्ध किया गया, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में ये व्याख्या नहीं कर पाए, प्रकाश के ध्रुवण के भी बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि इन्होंने अनुदैर्ध्य माना था। तो इसकी व्याख्या ये प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हाइगेंस नहीं कर पाए। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना होती है वो हम लोग जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी भी व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत से नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये कुछ कमियां भी थी और कुछ सफलताएं भी थी। परावर्तन अपवर्तन के बाद में व्यतिकरण और विवर्तन इन्हीं के सिद्धांत ने सिद्ध किया था, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत सिद्ध नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हम लोगों को जाननी होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी लगी होगी ये क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, वो भी आए यहाँ पर अच्छे से पढ़ें और आप लोग भी यहाँ पर डेली आकर के रेगुलरली पढ़िए। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, बस आप आकर के रेगुलरली यहाँ पर पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। इंस्टा पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा ID मैं बता देता हूँ, दोबारा @_sir। ठीक है, वहाँ पर मैं लिंक दूंगा। तो इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आप मतलब जो इसके जो PDF नोट्स हैं वो आप वहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और थोड़ा संभल के।